नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात चुनाव से पहले बीजेपी की बड़े दावों की और सियासी बिसात पर नागरिकता के बात की। बात मोदी सरकार के सीए की तैयारी और उस पर सियासत भारी की, साथ ही इससे लोकसभा चुनाव में होने वाले नफा और नुकसान की। जी हां, नागरिकता संशोधन कानून पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। खबर है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले देश भर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया जा सकता है। ये वही सीए है जिसका विपक्ष ने खुलकर विरोध किया था। एक अनजान डर की वजह से मुस्लिम संगठन भी इसके विरोध में थे। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ने यहां तक कह दिया था कि मैं जब तक जिंदा हूं पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं होने दूंगी। तो वहीं अमित शाह ने भी कहा था कि सीए तो लागू होकर ही रहेगा। दरअसल राम मंदिर आर्टिकल 370, 3 तलाक, यूसीसी के साथ ही सीए मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सीएए लागू करने का वादा एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का आखिरी दांव केंद्र सरकार की ओर से चला गया है। आपको बता दें कि सीएए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो इसके पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने में क्या सियासी नफा नुकसान होगा और इलेक्शन में किन राज्यों के वोट बैंक को यह कितना प्रभावित करेगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए का बड़ा दांव चला है। सीएए पर बीजेपी तैयार है, विपक्ष का वार है। सीएए लागू होने से पहले देश में एक बार फिर सियासत तेज है। चर्चाएं जोरों पर हैं कि सीएए से किसे नफा और किसे नुकसान हो सकता है। आखिर क्या वजह है कि विपक्ष सीएए का विरोध कर रहा है? जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीख से पहले केंद्र की मोदी सरकार संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए लागू कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव में सीएए का वोट बैंक पर आखिर कितना और क्या असर पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देश में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके बाद देश में सीएए के नियम लागू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। संभावना है कि अगले सप्ताह सीएए 2019 के नियमों को सरकार नोटिफाई कर देगी। लेकिन सरकार के इस फैसले से पहले ये बड़ा सियासी बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। इस पर बात करें इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सीएए क्या है। सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, उनको नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत के शरणार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएए प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। विपक्षी दलों ने सीएए को संविधान विरोधी बताया था, साथ ही कहा था कि ये कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है। बीजेपी चाहते थे हिंदू मुसलमान का मूवमेंट हो जाए, लेकिन टारगेट बीजेपी का पॉलिटिकली जो मर्जी है, उसको पॉलिटिकल कोई हेटेड टारगेट है, जिसको हेट करते हैं उसको खिलाफ में यही कानून लागू करते हैं। हमको देखना है कि ये लॉ हमारा क्या जनता का ऊपर कोई एंटी पीपुल वर्क तो नहीं करेंगे। इसी के लिए आपको जो भी जाति करना है वो करेंगे, टर्चर करेगा, एट्रोसिटीज करेगा, वैंडलिज्म करेगा, ये हम कभी नहीं सह सकते हैं। भाई मुझे कोई धारा बता दो, कोई क्लॉज बता दो जिसके अंदर ये कानून में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रोविजन हो, किसी
धारा का उपयोग कर किसी की नागरिकता छीन सकते, ऐसे दूर दूर तक दूरबीन से भी दिखाई पड़ता। मैं आज भी कहना चाहता हूं देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कि ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। मुसलमानों के लिए सीएए इसीलिए चिंता का विषय है क्योंकि उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता नहीं दिया गया है। इस कारण मुसलमानों से धर्म के आधार पर भेदभाव करने और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion, and please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC. सीएए लागू होने से कहां क्या बदल जाएगा? बहरहाल नागरिकता संशोधन कानून पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन इसका प्रभाव उन राज्यों में ज्यादा दिखाई देगा जहां पहले से ही विदेशी नागरिकों की बड़ी संख्या है। इनमें ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ माना जाता है। पिछले दशकों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अत्याचार से परेशान होकर बड़ी संख्या में लोग भागकर भारत आने लगे। पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, इसीलिए ज्यादातर लोग इन्हीं राज्यों में बस गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार असम में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालात दूसरे राज्यों के हैं। इन राज्यों में रहने वाली मूल निवासियों को डर है कि सीएए लागू होने से अल्पसंख्यकों का दबदबा बढ़ जाएगा। किसे होगा सियासी नफा नुकसान? राम मंदिर, आर्टिकल 370, 3 तलाक, यूसीसी के साथ ही सीएए भी मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सीएए लागू करने का वादा एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। बीजेपी का मानना है कि सीएए हिंदू राष्ट्रवाद के उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है और हिंदू वोटरों को उनकी पार्टी की ओर आकर्षित कर सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां पहले से ही बड़ी हिंदू आबादी है। बीजेपी सीएए को देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक कदम के रूप में पेश कर रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सीएए मुस्लिम विरोधी है और भारतीय संविधान की समानता के नियम का उल्लंघन करता है। ऐसे में बीजेपी विपक्ष को सीएए के विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में पेश कर सकती है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में उसके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को मजबूत करता है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अमित शाह की आपने बात सुनी। सीएए देश का कानून है, इसको कोई लागू करने से रोक नहीं सकता। वहीं विपक्षी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी कह चुकी है जब तक मैं जिंदा हूं इसको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। तो लगातार यहां पर हम इसको लेकर अब चर्चा अब शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से भी तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं अशोक सिंह तोमर जी, बीजेपी नेता दिल्ली से, प्रवक्ता कांग्रेस दिल्ली से अभिषेक चौधरी जी, प्रवक्ता AIMIM से इनाम हुसैन जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, कीर्ति निधि पांडे जी सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से, एहतिशामुल हक TMC प्रवक्ता पश्चिम बंगाल से, उमेश शर्मा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद रहेंगे और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अशोक सिंह तोमर जी, 2019 में ये बिल पास हो गया था, एक्ट भी बन गया, इतना लंबा समय क्यों लग गया इसको लागू करने को लेकर, और अब आप इसको लागू करने की बात करें? क्या 2024 का ये आप इंतजार कर रहे थे एक मास्टर स्ट्रोक के तहत? भागीरथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपके चैनल पे आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं भागीरथ जी ये कहना चाहूंगा कि एक्ट है, इसको लाने के लिए कोई कानूनी प्रक्रियाएं भी होती हैं, वो भी पूरी करनी होती है।
और लेकिन वह बहुत जब सही पूरी समय हो में ये गई, प्रक्रिया पूरी तो हुई है। 1-1.5 महीने बाद अब यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी, 2-2.5 महीने के अंदर चुनाव शुरू हो जाएंगे लोकसभा के, और बहुत राइट टाइम में सारी कानूनी प्रक्रिया हुई, ना 6 महीने पहले ना 6 महीने बाद, बहुत सही समय में, बिल्कुल सही समय, ऐसा लग रहा पहले से तय था। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये पहले से ही तय था। ये आपको भी पता है कि इसको अगर कहा जाए तो आज से जो कि पिछले जो पास किया गया 2019 में ये पास हो गया था, लेकिन इसके लिए धीरे धीरे करके कार्य पूरे चल रहे थे और कानूनी प्रक्रिया जब पूरी हो गई तो इसको लागू किया जा रहा है। और इसमें अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं किसी की नागरिकता छीनी जाती है, छीनी नहीं जाती है बल्कि दी जाती है। जो भी हमारे हिंदू शरणार्थी हैं, चाहे उनके अंदर पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से जो भारत में आने वाले लोग हैं और आए हुए हैं, इनमें 6 धर्म के लोग हैं, जिनमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई भी है। इनको नागरिकता दी जाएगी और नागरिकता छीनने के लिए कोई बिल नहीं है ये, बल्कि नागरिकता देने के लिए बिल है ये। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये बात कही है कि ये सीए बिल किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है, बल्कि नागरिकता देने के लिए है। ठीक है अभिषेक जी, इसका विरोध क्यों हो रहा है? अशोक जी भी कह रहे हैं ये नागरिकता छीनने का बिल नहीं है, अमित शाह भी कह चुके हैं, और बिल में भी कहीं किसी की नागरिकता छीनने का बिल नहीं है, बल्कि इससे नागरिकता दी जा रही है। तो फिर विपक्षी पार्टी आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि कभी भी भाजपा के पास जो भी नीतियां होती हैं, अचानक से ऐसा क्यों होता है कि उसका एक गांठ करके एक समय बांधा जाता है कि उसी समय पर हमें सारी चीज लागू करनी है। देखिए जैसे अभी नहीं, लेकिन ये बिल तो 2019 में पास हो गया था। मैं बिल्कुल सर वही चीज कह रहा हूँ कि जब ये 19 में बन चुका था तो आप इसे तभी लागू करते। अब मेरा सवाल यह है सर, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि इससे बेनिफिट क्या होगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस थोड़ा इसको क्लियर कर दे, इस समय लागू कर रही है इसलिए इसका विरोध कर रही है या फिर इस कानून का विरोध कर रही है? सर मैं कहता हूँ उसकी जरूरत मुझे तो लगती नहीं कि है इसकी जरूरत। इससे बेनिफिट क्या है? अगर आज देश में जो यहाँ पर जो लोग इस देश में रह रहे हैं, आपने इतनी सारी जो फैसिलिटीज दी हैं, चाहे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, हमारा पासपोर्ट हुआ, क्या इन सब चीज का कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि कोई इस देश का नागरिक है चाहे नहीं है? एक ये जो सीए आप लेकर आओगे तो उसी से ये चीज क्या प्रमाण साबित होगा कि नहीं हम उसको इस देश की जो नागरिकता दे रहे हैं? तो कैसे प्रमाणित होगा? एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ना। अगर कोई दूसरे देश का अगर कोई नागरिक यहाँ के रह रहा है और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर धोखे से उसका आधार कार्ड बन गया या पैन कार्ड बन गया तो नागरिकता उसकी थोड़ी यहाँ पर मानी जाएगी। वो तो ऐसे बहुत सारे ऐसे देखे हमने, एजेंट होते हैं यहाँ पर एक तरह धंधा भी चलता है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा ना अगर उसको नागरिकता लेनी है तो। सर हमारे देश में चाहे वो हम बात करें कि अभिषेक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क हमारा टूट गया, दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे आप। ठीक है कीर्ति निधि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कीर्ति जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। सपा खासकर विपक्षी पार्टियों की बात कर लें, इस बिल का क्यों विरोध कर रही है? इसमें तो किसी की नागरिकता छीनने का इसमें कुछ चीज जिक्र ही नहीं है, कोई एक्ट ही नहीं है, ये तो नागरिकता देने का बिल है ना भाई। देखिए भागीरथ जी, 2019 में अगर कोई बिल पास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल लग गए उस बिल को लागू करने में। और जिस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि सदस्यता छीनने का बिल है, इससे नहीं, ये भ्रम की स्थिति तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष वाले, ये विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ये भ्रम की स्थिति बना रहे हैं। सत्ता पक्ष तो कह हम तो साफ कह रहे हैं तो नागरिकता देने का बिल है। ये भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ भ्रम है। दूसरी बात, ये नागरिक संशोधन बिल जो है, क्या इसके पहले देश के अंदर नागरिकता देने का कानून नहीं था क्या? इसके पहले भी देश के अंदर नागरिकता देने का कानून था कि नहीं था? संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? जिसको उचित समझते भारत सरकार उसको सदस्यता देती। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को मूल मुद्दों से भटकाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का नौजवान, इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का बेरोजगार अपने मूल मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब न करे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी सीए कानून की बात करेगी,
कभी तो आपको लगता है कि 370 जो की बात सताए करेगी। हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लोग हैं, यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिल रही, तो आपको लग रहा है ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए? नहीं, आपको लगता है कि मैं तो उनका, अगर वो स्वागत यहाँ पर किए। कभी बरसों से रह रहे हैं, तमाम तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? भागीरथ साहू जी, मेरी एक बात तो आपको भी समझनी चाहिए। आप तो अच्छे एंकर हैं। मैं कह रहा हूं कि नागरिकता देने का कानून इस देश में था कि नहीं था? नहीं, लेकिन इस उसमें देश में पेचीदा देश की था, आजादी के इसलिए तो बाद से संशोधन किया गया यहाँ पर। लगातार- देखिए, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं वो कानून था, इसलिए तो इसमें मैं कह रहा संशोधन हूं। किया गया है ना, क्योंकि उसमें संशोधन बहुत करने की लंबी एक जरूरत क्यों प्रक्रिया पड़ी? थी, और उस लंबी ये प्रक्रिया में बात- कहीं ना कहीं बहुत बरसों लग जाते थे नागरिकता मिलने में। ये बात गृह मंत्री जी क्यों नहीं बता रहे कि उसमें डिफिकल्टीज क्या थे? क्या कारण थे कि नागरिकता देने का कानून में संशोधन करना पड़ा? क्यों कानून में संशोधन करना पड़ा? बताना चाहिए गृह मंत्री को, देश के लोगों को। ये केवल भ्रम की स्थिति पैदा करना, मूल मुद्दों नहीं तो से विरोध लोगों का किसका है ध्यान भटक आपका? गया। आप मूल लोग का मुद्दों पर। विरोध किसका है? कानून का विरोध है कि संशोधन क्यों किया इसका विरोध है, या फिर इस समय लागू कर रहे हैं इसका विरोध है? देखिए, जब संशोधन किया तब भी पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने आवाज उठाया, और जब आज वक्त चुनाव का है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन मैक्सिमम आचार संहिता लगना, जहां तक मेरी जानकारी, 15 मार्च से आगे बढ़ेगा नहीं, तो 19 का कानून आज लागू करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और संशोधन करने की क्यों जरूरत पड़ी? इस बात को बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या नागरिकता देने का कानून भारत के अंदर नहीं था? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें पेचीदगी थी, उसमें बहुत लंबा समय लगता था, इसलिए सरकार ने इसको आसान किया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग रह रहे हैं उनको सभी को नागरिकता दी जाएगी। एक अभियान के तौर पर यहाँ पर इसको लिया जा रहा है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल सबको उसमें अप्लाई करना पड़ता था। मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अभी कुछ और मेहमाने में उनको भी शामिल कर लेता हूं। ठीक है, आऊंगा आपके पास। एहतेशामुल हक जी, आपकी नेता कह रही कि जब तक मैं जिंदा हूं इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू करने नहीं दूंगी, लेकिन नागरिकता तो केंद्रीय एजेंसियां देंगी ना, केंद्र सरकार इसको लागू करेगी, इसमें राज्य सरकार को कुछ लेना देना है नहीं। नागरिकता का जो भी मैटर होता है ये केंद्र सरकार के हिस्से में जाता है, और वो देंगे नागरिकता। तो फिर इस तरह से जो ममता बनर्जी बात करी कि आपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है या वोटर्स में मैसेज देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नागरिकता केंद्र सरकार यहां पर देगी। अमित शाह कह चुके हैं कि हम इसे लागू करके ही रहेंगे, और लागू करने वाले एक आध हफ्ते के अंदर इसको। देखिए, हमको तो लगता है कि ये चुनावी प्रक्रिया है। सीए 2019 में जब पास हो गया तो उसके इतने 5 साल के बाद में ही क्यों, ये कहीं न कहीं समझ लिए 2024 का इलेक्शन, जैसे कि हमारे मित्र कीर्ति निधि जी कह रहे थे कि ये क्या है कि माइंड डाइवर्ट करने का, जो 2014 से पहले किए गए वादे जनता से, जिन्होंने कहा था कि हमारी सत्ता में अगर आ जाएगी वापसी, अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं 15 लाख रुपया दूंगा प्रतिवर्ष हर एक भारतीय को, और 2 करोड़ प्रतिवर्ष समझ लिए युवाओं को रोजगार दूंगे, और जो है पेट्रोल के दाम आधे हो जाएंगे, और तमाम गरीबों को मतलब छत प्रोवाइड किया जाएगा। जो हवाई चप्पल पहनने वाले हैं उनको जो है हवाई जहाज पे सैर कराएंगे। तो कहीं न कहीं ये जुमले की बात है, जुमले से पब्लिक जनता नहीं, लेकिन इसमें जुमला क्या रह गया? बिल पास हो गया 2019 में, अब इसको लागू कर देंगे तो जुमला कहां रह गया? 5 साल के बाद में क्यों नोटिफिकेशन हो रहा? 5 साल के बाद नोटिफिकेशन क्यों हो रहा? हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कह दी है कि हमारे शरीर में एक बूंद रक्त रहेगी तब तक मैं सीए का हम लोग 2019 तो वही तो कह रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं आप? आपको नहीं लगता अगर जो अल्पसंख्यक शरणार्थी जो बंगाल की बात कर ले, हम यहाँ बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, वहां से जो अल्पसंख्यक पीड़ित थे वो भारत में आके शरण ले चुके हैं 2014 दिसंबर से पहले, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? सर तो ये देखिए, पहली बात समझ लिए, कहीं ना कहीं ये नागरिकता कानून, पासपोर्ट, आइडेंटिटी, जैसे आप वोटर आईडी कार्ड, जैसे पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है नागरिकता का प्रमाण का, तो ये कौन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो पिछले 10 साल से हमारे केंद्र में सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। तो बगैर कैसे हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं ये समझ लिए लंबी साजिश चल रही है, ताकि मुद्दों से भटकाने के लिए, और 19 लाख लोगों का जो आसाम में, मैं तो सीधे सवाल कर रहा हूं कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर पीड़ित जो शरणार्थी उनको अगर नागरिकता मिल रही तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? 13 लाख 19 लाख जो लोगों का सीए हुआ था
वहां 13 लाख हिंदू भाई थे। ये जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ ही किया जाएगा और हिंदू को नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं लगता है जो बंगाल में हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनसे नागरिकता जब है तो आप क्यों कानून देंगे भाई? नागरिक ऑलरेडी वो भारत में रह रहे हैं तो उनको फिर आप क्यों फिर से ये प्रोवाइड करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं लंबी साजिश है। इसमें विरोध करने का क्या तर्क है, मुझे बताइए। ठीक है, इसमें विरोध करने का क्या तर्क है? आप कह रहे हैं उनके पास नागरिकता है, अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ फिर से वेरीफाई कर रही है तो इसमें विरोध तो आपको करना नहीं चाहिए। सर मेरी बात सुन लीजिए, सरकार वेरीफाई, सरकार के बगैर मतलब से तो ये बनता नहीं है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट कार्ड हो। आपकी सब बात मान लिया मैंने, लेकिन मैं कह रहा हूं विरोध फिर क्यों कर रहे हैं? एक मिनट बोलने का मौका दिए भागीरथ। हाँ ठीक है, बोलिए। एक मिनट बोलने का मौका दिया। आसाम में 19 लाख लोगों को ये इन लोग जो है वहां रखे थे, जिसमें 13 लाख हिंदू भाई है। कहीं ना कहीं ये हमको लगता है लंबी साजिश है और हमारे हिंदू भाई के साथ में सबसे ज्यादा जो बंगाल में रह रहे हैं। साजिश क्या, उसको क्लियर तो कीजिए, साजिश क्या है? साजिश क्या है? साजिश क्या, उसको बताइए तो आप। लंबी साजिश कर रहे हैं। आज एक बात बोलिए भागीरथ जी, आज उन्हीं में इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज उन्हीं एहतेशाम जी साजिश क्या है ये तो बता दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, साजिश क्या है? आप कह रहे हैं हिंदू भाइयों के खिलाफ यहाँ पे साजिश है, तो साजिश क्या है वो तो बता दीजिए आप। ये कहीं ना कहीं लंबी एक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये जुमले की, ताकि हमसे, मैं आपसे कह रहा हूं साजिश क्या है वो बता दीजिए, आप वो नहीं बता रहे हैं आप। कि आपने 10 साल में क्या किया? तो अभी सामने 15 दिन के बाद जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि इस तरह कहीं ने हमें दामन को पकड़ी जाएगी तो हमें जवाब देना होगा। इसलिए एक नया, आप जवाब देने की बात करें, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, साजिश क्या, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि देखिए सुनाई तो दे रहा, आप कहते शाम जी सुनाई तो दे रहा, आप कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों के खिलाफ साजिश है। मैं पूछ रहा हूं क्या साजिश है वो बता दीजिए, आप बता नहीं रहे हो उसको। ठीक है, चलिए। इनाम हुसैन जी, आपके जो नेता असदुद्दीन ओवैसी वो लगातार इसका पुरजोर विरोध करते रहे, कह रहे हैं कि असंवैधानिक तमाम तरह की चीजें बोलते रहे। लेकिन अगर हम देखेंगे जो दूसरे पार्टी के जो प्रवक्ता जो एक मुखर थे पहले इसको लेकर, सीए को लेकर, अब उतनी मुखरता के साथ सामने नहीं आ रहे, लेकिन आप अभी भी आपकी पार्टी के नेता इसमें लगातार मुखर है कि इसका विरोध क्यों? ये तो नागरिकता किसी की छीनी नहीं जा रही, नागरिकता देने का बिल है ये तो। देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपने यहाँ मुझे बुलाया और मेरी बात सुन रहे हैं। और रही बात हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जो CAA है ना, ये NRC की एक गेट है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आज आप देखेंगे बांग्लादेश, श्रीलंका और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 जगह का जो उन्होंने कहा है, तो आप बात समझिए कि हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं। जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, अमित शाह जी ने एक बात बोली थी, सबका नाम लिया था उन्होंने, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के कहा था कि NRC में इन सबको अगर, लेकिन अभी NRC की कहाँ बात नहीं, तो CAA की बात हो रही है अभी। उसका स्टेप यही है ना कि CAA जो है, CAA का विरोध इसलिए कर रहा है, जब डिटेंशन कैंप में भिजाया जाएगा जिनके कागज़ नहीं होंगे और जिनको उसमें हिंदू होगा, मुसलमानों का सब होगा। अब हिंदुओं को नागरिकता कैसे मिलेगी? ये CAA से मिलेगी ना। तो पहले एक फॉर्म भरा जाएगा, 3 तरह के फॉर्म होंगे उस वक्त, एक तो अफगानिस्तान का होगा, एक पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश का होगा। जो जिस हिंदू भाई कागज़ दिखा नहीं पाएंगे NRC के टाइम में, तो उनको CAA के जरिए ऐसे लिया जाएगा, उसमें फॉर्म भरा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि आप लिखो आप बांग्लादेश के शरणार्थी हो, वहाँ सताए हो, आप इंडिया में आना चाहते हो। तो इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप बात समझिए, CAA का विरोध इसलिए कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसी चीज का विरोध कर रहे हैं जिसका अभी कोई प्रोफॉर्मा तैयार नहीं है, जिसके अभी उसमें कोई कानून उसमें बना नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं अभी से। देखिए अगला स्टेप तो वही है ना, अगला स्टेप नहीं, ये तो आप सोच रहे हैं, उसमें सरकार क्या कानून लेकर आएगी, उसमें क्या पॉइंट होंगे, उसके हिसाब से विरोध होना चाहिए ना। आप अभी से सोच के बैठ जाएं कि CAA उससे जुड़ा हुआ, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो आप हर चीज में विरोध करेंगे कि इसमें सरकार ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, कैसे काम चलेगा? अभी तो इसमें किसी तरह के मुस्लिम समाज को लेकर इसमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके लिए कुछ इसमें अगेंस्ट में है ही नहीं। अभी तो जो वहां पर जो पीड़ित शरणार्थी, हम बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिम बांग्लादेश, वहां से जो पीड़ित शरणार्थी वो यहां पर आए हुए भारत में, उनको नागरिकता दी जा रही है। इसमें कहीं मुस्लिमों की नागरिकता छीनी तो नहीं जा रही है। देखिए पीड़ित शरणार्थी का आप बोल रहे हैं, मतलब जो नॉन मुस्लिम से, ठीक है ना, जो मुस्लिम नहीं है। तो आप बताइए श्रीलंका के जो इतने हिंदू बेचारे परेशान हैं, अत्याचार जुल्म हुआ है, वर्मा के हिंदुओं पे हुआ है, उनकी बात क्यों नहीं की जा रही? सिर्फ 3 ही कंट्रियों की क्यों की जा रही है?
और 4 साल का वक्त लग गया तो इनको। बहुत अच्छी बात है, आप सरकार को सेशन दे दीजिए, उसमें भी शामिल कर लीजिए, आप क्या प्रॉब्लम तो आप देखिए नियत और नीति का हमें जो है ना हमारा सवाल, अगर आपको श्रीलंका के हिंदुओं की चिंता है, बर्मा के हिंदुओं की चिंता है, तो आप ये बात रखिए ना कि आप इनको भी शामिल कीजिए, आप श्रीलंका को शामिल कीजिए इस बिल में, बर्मा को शामिल कीजिए। आप यहाँ पर मुसलमानों के बीच में भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं कि ये एनआरसी को लेकर एक पहला स्टेप है? अभी तो उस पर कोई सरकार ने बात ही नहीं की ना। आप ये बताइए अमित शाह जी को किस बात का डर है? वो क्यों नहीं कह सकते? आज तक अभी जिक्र क्या रहा उन्होंने? वो चुनाव के वक्त क्यों याद आया उनको? चुनाव के वक्त क्यों याद आया उनको? इससे पहले याद क्यों नहीं आया? ठीक है, ये धोबी का देखिए, ये भाजपा का आपको बताओ, भाजपा का नारा आपको याद होगा, भाजपा के कई बार चुनाव में नारा लगा, जब चुनाव होता है भाजपा एक नारा लगाती है, बोलती है ये लड़ाई श्री राम और बाबर की है। तो आप मानसिकता देख रहे हैं, आप सिर्फ चुनाव के वक्त ही ऐसे नारे लगाए जाते धोबीकरण के, उससे पहले क्यों नहीं लगाए जाते? अगर इनको एक्टिव होना था तो ये लॉकडाउन में कहाँ थे? जब लॉकडाउन में इंसानों की बॉडी है जानवरों की तरह बाहर जा रही थी, भटके आ रही, उस टाइम कहाँ थे? ठीक है, मुझे लगता है अब आप कहाँ लॉकडाउन तरफ चले गए, क्योंकि उसको लेकर उस मुझे लगता है टाइम- अगर मैं बीजेपी के नेता पास उस जाऊंगा तो वह तमाम चीजें गिना देंगे कि हमने राशन दिया, हमने वैक्सीन बनवा के सब लोगों को लगाया। मुझे लगता है फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। अभी हम इसी में रहते हैं। ठीक है, इसी में रहते हैं अभी। उमेश शर्मा जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी उमेश शर्मा जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी है वो इसको असंवैधानिक बता रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, लेकिन ये बिल पास हो चुका है संसद में, अब ये लागू होने वाला है। इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान है ही नहीं जो किसी भी यहाँ के जो हमारे नागरिक है उनकी नागरिकता छीन सकता है। लेकिन अगर कुछ हम कानूनी दांवपेच की बात कर लें, इसमें कितना आपको लग रहा नफा नुकसान है, और जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही, क्या कुछ इस तरह की बातें हैं इसमें? उमेश जी, आपने म्यूट करके रखा, उसको प्लीज अनम्यूट कर दीजिए आप, तो आपकी आवाज हमारे तक पहुंच जाएगी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कानूनी रूप से इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके पहले भी इसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं लोग, और वैसे भी देखा जाए तो धार्मिक आधार पर जिनकी प्रताड़ना की गई है उनको ही यहाँ सिटीजनशिप दिया जा रहा है। तो मैं अपने जो एक इसका फॉल आउट यह होता है कि भारत में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मुसलमानों को अलग रख दिया गया, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो उन देशों को की भर्त्सना करें जो धार्मिक आधार पर गैर मुस्लिम को प्रताड़ना करते हैं। तो ये वैसे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव नहीं होगा, हम अपने ठीक है, लेकिन एक अहम बात कर रहे थे कीर्ति जी, जो कि सपा प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश से, वो कह रहे थे पहले भी तो नागरिकता देने का कानून था ना, इसकी जरूरत क्या पड़ी फिर? हाँ, नागरिकता का कानून पहले भी था और वही रहेगा। सीएए के अंतर्गत जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए हैं, जो रिफ्यूजी के रूप में यहाँ आए हैं, इलीगल तरीके से मान लीजिए आए हैं, 12 महीने जब वो रह लेंगे तो धार्मिक आधार पर इन धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। सिर्फ यही तो प्रावधान है। अब ये इस कानून को आए लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं सभा प्रवक्ता, ये नया संशोधन करने की आवश्यकता क्या थी? पहले कानून या अगर इस नए कानून की बात करूं, इसमें क्या कुछ डिफरेंस रहेगा? थोड़ा आप दर्शक को समझा सके तो। डिफरेंस इसमें ये रहेगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। इसके रूल सब नोटिफाई हो रहे हैं, और जो धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित किए गए हैं दूसरे 3 देशों का, जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं है, हिंदू हैं, बौद्ध है, जैन है, वो आए हैं, उनको नागरिकता देने के लिए अलग से प्राथमिकता दी गई है। ठीक, मतलब कि अब उनको यहाँ पर नागरिकता लेना आसान होगा। कुछ प्रक्रिया ऐसी बनाई गई, प्रोसेस ऐसे बनाए गए कि अब लंबा समय नहीं लगेगा, एक आसान तरीके से उनको नागरिकता मिल जाएगी इस कानून के तहत। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा, ये है बात। ठीक है, मूल रूप से ये बात है। ठीक है, नागरिकता का कानून तो वैसे का वैसा है अभी भी। ठीक है। आरपी श्रीवास्तव साहब, बड़ी बात करें उमेश जी कि ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ इस कानून के तहत। इसमें भी सवाल उठते हैं, इसमें मुझे लगता है चर्चा का विषय होगा कि पहला पुराना कानून क्या था, अब नए कानून में क्या है कुछ। लेकिन यहाँ पर अब सीए लेकर यहाँ पर अब लागू इसको करने वाली है सरकार। चुनाव में इसका कितना असर होगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं विपक्षी पार्टी ज्यादा खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है इसका। नहीं, देखिए, जहाँ तक सीए एक्ट लागू होने का सवाल है, ये तो संसद में ऑलरेडी पास हो चुका है और कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, और ये 2019 में लगी थी। उस समय भी चुनाव हुए थे जिसका असर 2 राज्यों में देखा गया, खास करके बंगाल और असम में। असम में देखा गया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मतलब लोकसभा चुनाव में काफ़ी उसको फ़ायदा हुआ था। एक तरह से क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। बिल्कुल, ये जब जो सिर्फ इतनी सी बात कही गई कि 3 देशों के लोग
जो प्रताड़ित लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको, या बौद्ध हैं या जैन हैं, सिख हैं, जो लोग भी हैं, उनको नागरिकता देने की बात कही गई है। लेकिन पुराने नागरिकता कानून में कोई ऐसा नागरिकता पुराना कानून ऑलरेडी लागू है और उसी के तहत है सीएए। अब रही बात है कि इसका कितना फायदा हो सकता है। सहानुभूति तो ली जा सकती है कि जो लोग आए हैं यहाँ पर ऑलरेडी इन देशों से और जो सताए हुए लोग हैं, उनको अगर सरकार इस तरह की बात करती है तो सहानुभूति वर्तमान सरकार के लिए को लेके हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो इस टाइमिंग का सवाल है जो आप बोल रहे हैं, हो गया 2019 में ये एक्ट पास हुआ, अब लागू होने जा रहा है। एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि इतना टाइम क्यों लग गया। अब टाइम लगने के पीछे इस बात की जवाब सरकार ही दे सकती है कि भाई इतना टाइम लगने में कोई प्रक्रिया रही होगी, इसको पूरा करने में इतना समय होगा, या फिर चुनाव को देखते हुए ये बात सामने आई है। ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन प्रमुख रूप से उन राज्यों में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा जहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव या उसके बाद के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखा गया। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी किस तरह से विरोध करें, वहाँ की बंगाल की मुख्यमंत्री, और सीधे सीधे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भी कि सीएए लागू हो के रहेगा। ये सारी बातें हैं। देखिए, ऐसी बयानबाजी चुनाव में होगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता कहीं न कहीं इसका जो है फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और रही बात एक्ट की, तो एक्ट पास हो गया, बहुमत से पास हुआ है, ये लागू होकर के ही रहेगा। इस अमित शाह जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए अमित शाह बिल्कुल पूरी डंकी की चोट में कहते हैं कि लागू होकर ही रहेगा। अशोक सिंह जी, देखिए, इसको लागू करने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये बिल पास हो चुका है। बस एक अब यहाँ पर एक आध हफ्ते के अंदर ही लागू हो जाएगा, जिस तरह से खबरें आ रही है। लेकिन समय को लेकर यहाँ पर जरूर बात हो रही कि आखिर इसी समय क्यों? क्या यहाँ पर हिंदुओं को एकजुट करने की और विपक्ष को कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी बताने की एक रणनीति के तहत बहुत राइट टाइम में इस बिल को यहाँ पर पास तो हो चुका है, अब इसको लागू किया जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर पूर्वोत्तर में इसका सबसे ज्यादा असर होगा, ये यहाँ पर बात सामने है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है और असम भी है। ऐसे बहुत सारे जो हिंदू शरणार्थी है वहां पर, जो 3 पड़ोसी देशों से आए हुए हैं, उनको अब नागरिकता मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो जो एक टारगेट लेके चल रहे हैं आप लोग 400+ और 370 बीजेपी, क्या उसी टारगेट की ओर, उसी की ओर अग्रसर करते हुए ये एक रणनीति बनाई गई यहाँ पर, और इसी समय बहुत राइट टाइम में इसको यहां पे लागू किया जा रहा है? देखिए पागरत जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाई मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी का ये कहना है कि अगर किसी देश के अंदर, जहां पे चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या अन्य मुस्लिम देश हैं, वहां हिंदुओं के साथ या सिख के साथ, बौद्ध के साथ, किसी के साथ प्रताड़ना होती है, और अगर मान लो वो हमारे देश में आए हुए हैं तो उन्हें नागरिकता देने का हमारा अधिकार है। मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली के अंदर जहांगीर, लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं पहले से कानून बना हुआ नागरिकता देने का, तो फिर ये इसमें संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो राजनीति से प्रेरित है, ये कह रहे हैं विपक्ष के नेता। चांदनी चौक के अंदर भी जो कि पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं, वो बहुत पहले से रह रहे हैं यहाँ। अगर ऐसी बात है कांग्रेस के या यूपीए के लोग जो करते हैं, आज ये गठबंधन INDA बना हुआ है, इन्होंने इनकी चिंता कभी नहीं की। अगर ये चिंता करते हिंदू शरणार्थियों की, तो आज ये नौबत नहीं आती, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को ये सीए लागू करना पड़ा, और इस पे इन्हें चिंता भी। ठीक है अभिषेक चौधरी जी, आपने कभी हिंदू शरणार्थियों की चिंता नहीं की, इसलिए आप बीजेपी को ये कानून में संशोधन करना पड़ा और इसको आप लागू कर रहे हैं? सर, बीजेपी की नजर में ऐसा है कि देश ही 2014 के बाद आजाद हुआ है। 2014 से पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा बीजेपी को लगता है। देखिए, मैं इस बात पर फिर दोबारा से मैं कहूंगा, उस टाइम माफी चाहूंगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, चीजें सारी सिंपल सी, पता है क्या है कि एक प्रोपेगेंडा है, एक चीज को चलाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा हिंदू है जो परेशान है, जो पीड़ित है, या बाहर किसी देश में जो है, आप इन तरफ अगर ध्यान दे रहे हैं, मैं हिंदुस्तान में भले नहीं है, हिंदुस्तान में भले नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां पे जो पीड़ित है वो आए हुए हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जा रही, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना? भागीरथ जी, मैं आपकी बात को, चलो मैं एक मिनट लिए आपकी बात को उसको मानता हूँ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ये नहीं दिखाई देता कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं, उन पर जो उत्पीड़न होता है, उस पर कभी ध्यान नहीं जाता? देश में जो बेरोजगार बैठे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो बैठे हैं, क्या उन पर कभी ध्यान नहीं जाता? देश में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास आज रहने के लिए मकान नहीं है, क्या उन पर कभी बीजेपी का ध्यान नहीं जाता?
क्योंकि सिर्फ एक चुनावी मुद्दा जो अभिषेक जी, बनाना सब है पर कि ध्यान किस जाना चीज से चाहिए हमें ना, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर किसी समस्या पर अगर सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है तो फिर आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? दूसरी तरफ जहां ध्यान नहीं जा रहा है आप उसका विरोध कीजिए, आप कहिए कि सरकार यहां पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, लेकिन अगर किसी समस्या पर सरकार ध्यान दे रही है तो कम से कम उसका स्वागत तो कीजिए। सर स्वागत करना, देखिए ना, कोई चीज किसी को आप एकदम में लेकर आ जाते हैं, ये 2019 में लेकर आया, चलो ठीक है, हम तब भी विरोध करते रहे, हम आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। ये से खैर बीजेपी का ये अपना मन करने एक प्लान है कि चलो एक हमने बना लिया और उसको अब हमें लागू भी करना है। अगर कोई भी चीज होती है, मैं कहता हूँ देश के बॉर्डर पर हमारे जो किसान हैं दिल्ली के बॉर्डर पर इतने समय से बैठे रहे, क्या उनकी तरफ कभी इनका ध्यान नहीं जाता? कभी नहीं उनकी परेशानी दिखाई देती। ठीक है, मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर सरकार ने किसी एक परेशानी में ध्यान केंद्रित किया है तो आप उसका स्वागत न करके आप दूसरी परेशानी गिरा रहे। वहां पर अगर सरकार ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है तो वहां पर विरोध कीजिए, सरकार को कहिए यहां पर भी ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय कम है। कीर्ति जी, देखिए, एक समस्या अगर समाधान होने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है तो आप कहें कि भैया दूसरी समस्या का समाधान कीजिए। वहां पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा, सरकार को उस बात पर आप टोक सकते हैं, सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एक समस्या का अगर समाधान हो रहा है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए ना। देखिए भागीरथ जी, तोमर साहब बता रहे थे कि मोदी की गारंटी तो थी 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने की। मोदी की गारंटी तो थी कि पेट्रोल 40 रुपए लीटर देने की। मोदी की गारंटी तो थी डीजल 40 रुपए लीटर देने की। मोदी की गारंटी थी सिलेंडर 400 रुपए से सस्ता देंगे। मोदी की गारंटी थी कि हर साल विकास के नए नए आयाम स्थापित होंगे। इन गारंटियों में कितनी गारंटी पूरी हुई? पूरे देश में 1000 में सिलेंडर बटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ वहां कह रहे थे कि 400 में सिलेंडर देंगे। राजस्थान में महंगाई का एहसास है देश के प्रधानमंत्री को, और पूरे देश में नहीं एहसास है। और मैं कह रहा हूं, इस कानून में उमेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हम लोग छोटे कचहरी के वकील हैं, सिविल कोर्ट में बैठते हैं, लेकिन जस्टिफाई तरीके से कोई नहीं बता पाया कि कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। और मैं कह रहा हूं कि हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, जैन हो, ईसाई हो, ठीक है, चलिए, अगर मैं आपकी बात मानूं संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो पुराना जो कानून था वो सक्षम था। नहीं, मेरे पास समय कम है। पुराना जो कानून सक्षम था, लेकिन अगर उसके जरिए भी नागरिकता दी जा रही है तो फिर क्या समस्या उसमें? विरोध क्यों कर रहे हैं आप नागरिकता देने का? कानून कोई भी हो, पुराना हो या नया हो, विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाई सुन तो लीजिए, समय नफरत की पॉलिटिक्स है। मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर दुनिया से कोई आ रहा हो उसको नागरिकता देने का कानून है। ये सरकार का जिम्मेदारी है कि इस देश के अंदर वही तो कह रहा हूं, कानून है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? स्वागत कीजिए, आप सरकार ने संशोधन किया उस पर बात मत कीजिए, स्वागत कीजिए कि वहां पर जो पीड़ित आए शरणार्थी उनका स्वागत कीजिए ना। सिख का नाम देना, बौद्ध का नाम देना, जैन का नाम देना, पारसी का नाम देना, ईसाई का नाम देना, मुस्लिम को छांटना, उसमें से ये जो नफरत की पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, ये इससे उजागर हो रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया, इसका आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्लियर कर चुकी है, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, इस्लामिक देश है और वहां का अगर मुस्लिम कैसे अपने इस्लामिक देश में पीड़ित होगा वो तो वहां की सरकार को विचार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे धर्म के जो पीड़ित वहां के लोग हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, सरकार इसको कई बार क्लियर कर चुकी है। ठीक है, समय मेरे पास कम है, समय मेरे पास कम है। जिम्मेदारी है नागरिकता दे जिसको चाहे। ये जो 3 देश है पहले से इस्लामिक देश है, अगर वहां पर अगर खुद इस्लामिक देश में वहां के मुसलमान पीड़ित हैं तो सरकार को वहां पर सोचना पड़ेगा, या फिर वहां के कम से कम जो मुस्लिम है वो ये बात रखे कि हम वहां पर पीड़ित है तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार फिर विचार करे, वहां के नागरिक को कहना पड़ेगा ना। ठीक है, एहतेशाम उलग जी, देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपने इसके पहले श्रीलंका की बात की, आपने बर्मा की बात की, लेकिन जिस तरह से चीजें यहां पर है आप इसको कह सकते हैं इन चीजों को शामिल करें, लेकिन आप विरोध करेंगे, एनआरसी के नाम पर अभी से भड़काने की कोशिश करेंगे तो सत्ता पक्ष ही कहेगी देखिए असदुद्दीन ओवैसी वो लगातार भड़काते रहते हैं बीजेपी के खिलाफ, मुसलमानों को भड़काते रहते हैं, भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। भागीरथ जी, अभी जो नया नारा आया है बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कि आपकी बात 400 के पार, तो हमें लगता है वो 400 क्या पेट्रोल का दाम पार करेंगे क्या? वो 400 क्या सरसों तेल का दाम पार करेंगे क्या? वो क्या गैस सिलेंडर 1100 का है उसको 4000 करेंगे क्या? वो हर चीज खाने पीने का, हमको तो लगता है कि वो 400 पार का जो अभी नारा स्लोगन नया दिए हैं, हमको लगता है हर चीज को वो 400 के पार कर देंगे। मोदी जी एक इस तरह सा जुमलाबाज जो कर रहे हैं
किस बिना पर मोदी जी इस बार 400 के पार जनता से मांग रहे हैं? यहाँ की जनता के पॉकेट खाली है, पेट में अनाज नहीं है, छत ऊपर में, सर के ऊपर में छत नहीं है, आपको नहीं लगता ये कानून लागू होने के बाद जो सरकार का यहाँ पर एक टारगेट है, सरकार उस तक पहुंचने के लिए अग्रसर हो रही है? आपको नहीं लगता कि इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जनता 400 नहीं, हो सकता है 40 तक उनको 3 डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं होगा। और जो सीए लेकर के वो सोच रहे हैं कि हम हिंदू भाइयों को मोटिवेट कर करके इकट्ठा करेंगे, वो 86 आज सबसे ज्यादा बदहाल अगर है तो 86% हमारे हिंदू भाई है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को तकलीफ नहीं है, सबसे ज्यादा वो हिंदू विरोधी है। मोदी जी एक ऐसे मतलब प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बिल का विरोध कर रही है जो हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, उनको नागरिक देने का विरोध कर रही है। लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी पार्टी यहाँ पर हिंदू विरोधी है। इसको हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी नेत्री ममता बनर्जी हर डे 1 से प्रोटेस्ट कर रही है, आने वाले दिन में भी हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और सीए ये जो है, ठीक है, मैं आपसे इसलिए वही कह रहा था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब अगर किसी की नागरिकता छीननी जा रही है इससे, तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सवाल तो बड़ा सवाल यही है। ठीक है, उमेश शर्मा जी, नागरिकता मिलने के बाद किस तरह की सुविधा, अगर कानूनी तौर पर अगर हम बात करें, नागरिकता मिलने के बाद किस तरह की सुविधाएं और किस तरह की सहूलियत इन लोगों को मिल जाएगी जिनको नागरिकता मिलेगी, कानूनी तौर पर अगर हम बात करें? भारत के नागरिक को जो सुविधाएं, जैसे वोट देने की सुविधा मिलेगी, और जो भारत सरकार की जो विभिन्न नीतियां हैं उसके अंदर जो बेनिफिट है उसकी सुविधा मिल जाएगी। अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो मेरे साथी सब भी बोल रहे थे, विधेयन कैसे होता है? संसद में सारे देश के चुने हुए सांसद हैं, वहां पर इस बिल में परिचर्चा हुई है, उसके बाद ये पास हुआ है और तब जाकर महामहिम राष्ट्रपति से इसकी अधिसूचना जारी, इसको अप्रूव किया गया, फिर अधिसूचना जारी हुई। तो आप अब जो कह रहे हैं कि इन्होंने तब लागू कर दिया, अब पूछा नहीं, बताया नहीं, तो आपके सांसद वहां चर्चा में थे ना, तो कोई सकारात्मक बात अब बताइए। इसमें क्या आर्टिकल 14 का वायलेशन हम मान सकते हैं? जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, वो ये कहता है कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसकी चर्चा कोई कर नहीं रहा। आप देखेंगे जो स्टैटिस्टिक्स 2019 में आए थे, सिर्फ 25,000 हिंदुओं को फायदा हो रहा है इसमें, और गिने चुने बाकी धर्म के लोगों को फायदा हो रहा है। तो उससे कौन सी वोट की पॉलिटिक्स, कौन सी 400 पार, क्या हो रहा है? आप कानूनी बात कीजिए, तर्कसंगत बात कीजिए, जो कानून में लिखा गया है और जो कानून के हिसाब से। आप यहाँ पर एक आंकड़े की बात कर रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है अभी आंकड़ा भी फाइनल आना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है इससे और ज्यादा आंकड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इनाम हुसैन जी, विरोध तो लगातार आप कर ही रहे हैं मुद्दे को लेकर और तमाम इस तरह की चीजों को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसके लिए जाने भी जाते हैं, और अब किस तरह से, क्योंकि आप सिर्फ एनआरसी को लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे कि ये गेट है सीए, ये गेट है एनआरसी का, इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? आपको लगता नहीं कि मुसलमान भी कम से कम इस बात को समझता है कि सीए से किसी की हमारी नागरिकता नहीं छीनी जा रही है? आप उनको एनआरसी का डर दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जिस तरह से अमित शाह मोदी जी को सरहद के उस पार सताए हुए लोग दिख गए, तो उन पर जुल्म ज्यादती दिख गई, उस देश में मुसलमान, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों पे जुल्म ज्यादती क्यों नहीं दिख रही है उनको? देश के अंदर जुल्म ज्यादती हो रही है, धर्म के नाम पे लिंचिंग की जा रही है, लेकिन उसके लिए कानून तो है ना, कानून तो है ना, सजा का प्रावधान भी तो है, कानून भी तो है। अगर कोई गलत करता है कोर्ट से सजा मिलती, कानून का प्रावधान तो है कम से कम उनके लिए। सर आप अभी एक आंकड़ा देखिए, बिल्डोजर किस पे चल रहा है, आप देखिए ना किस पे चल रहा है बिल्डोजर, किसके मेले में रैली निकाल के किसके घर तोड़े जा रहे हैं। वो मोदी जी खामोश हैं। अपने देश में जो लोग रह रहे हैं उनका तो पहले देख लें। आप पड़ोस के मुल्कों की बात कर रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं है, देश हमारा नहीं है। 1947 से हमारे पास ऑप्शन थे, हमारे बाप दादा, हमारे आबे अबदाद के पास ऑप्शन था, नेहरू जी या जिन्ना। हमने कहा नेहरू जी। इंडिया या पाकिस्तान, हमने कहा हिंदुस्तान। जब हमारे आबे अबदाद ने शहादत किए, शहीद हुए, हमारे उलमा इकराम वहाँ शहीद होंगे, आज हमसे सवाल किया जा रहा है, आज एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें मुसलमान नहीं है। कहाँ जाए मुसलमान? और मुसलमान भारत के जो मुसलमान है उनको भगाने का कानून नहीं है
ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो पीड़ित हिंदू हैं, वहां पर जो सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, वो जो पीड़ित है उनको यहां पर स्वागत करने का कानून, उनको नागरिकता देने का कानून है। आप यहां के मुसलमानों की पीड़ित की बात की बिल्कुल कीजिए, आपका हक है, आप विरोध कीजिए सरकार का, लेकिन यहां के प्रताड़ना का कोई इससे लेना देना नहीं है। आप विरोध कीजिए, कानून में इसका प्रावधान है। आरपी श्रीवास्तव सर, क्या ये गफलत लगातार बिल्कुल वाकई बनी हुई है? और इसी वजह से यहां पर देख ले, अगर हम एआईएम की बात कर ले, ओबीसी की बात कर ले, वो मुस्लिमों को इस तरह से डरा रहे हैं, तो वहीं अगर बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी भी कहीं ना कहीं हिंदू वोटर को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या अब ये पूरा सीए एक तरह से पूरे एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाएगा और इसका असर लोकसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा? नहीं, देखिए, सीए का जो अभी तो कानून तो लागू हो ही चुका है और उसमें ये देखा जा सकता है कि ये समय भाई एक समय का भी रहता है। अभी चुनाव 2024 में चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, ऐसे में इसको लागू करने की बात जो है गृह मंत्री जी ने कहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसका क्या है, मतलब इस पर जो है विपक्ष किस तरह का व्यवहार करता है। विपक्ष जो है किसी भी हालत में इस विधेयक का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। कारण यह है कि ये वो सताए हुए हिंदू या अन्य लोग हैं जो मुस्लिम कंट्रीज के लोग हैं, जिनको नागरिकता देने की बात हो रही है। हालांकि ये 10 दिन, 20 दिन, 2-4 महीने में प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, लेकिन चुनाव में एक माहौल जरूर बनेगा। हमें लगता है विपक्ष भी लगभग इस बात से बचता आ रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है और इस मुद्दे में पड़ना नहीं चाह रहा कि इसका विरोध किस तरह से करें, वो भी असमंजस में है। दूसरी बात यह है कि सीए जिसको लेकर के एनआरसी की बात की जा रही, उसको बताया जा रहा है कि इसका गेट है। सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि जब नागरिकता का कानून हिंदुस्तान में है, नागरिकता मिल सकती है, तो ऐसे समय में सिर्फ सरकार जो है एक ही काम कर रही है कि इन जगहों से पीड़ित लोगों को नागरिकता दी जाए। इसका वोट बैंक कितना ये नहीं बताया जा सकता। अभी तो सर्वे आएगा और भी कितने वोट बैंक का असर पड़ेगा, कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, एनडीए को होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक माहौल जरूर बनेगा और जो 400 के आंकड़े वाली बात है उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है इस बात का असर भी पड़ सकता है। कितना पड़ता है तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसका असर तो पड़ेगा, कितना पड़ेगा ये चुनाव के बाद जरूर सामने है। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अशोक सिंह जी, अभिषेक चौधरी जी, इनाम हुसैन जी, कीर्ति निधि पांडे जी, एहतेशामुल हक जी, उमेश शर्मा जी, आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नागरिकता की बात 24 की भी साथ है। यहाँ पर जिस तरह से विपक्षी पार्टी खुलकर तो विरोध नहीं कर रही है, विरोध कर रही है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि विरोध क्या, तो सीधे एक तौर पर यहाँ पर विरोध सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि बचना चाहती है यहाँ पर विपक्षी पार्टी भी, लेकिन कुछ पार्टियां जो खुलकर विरोध कर रही हैं, लेकिन इसका असर यहां पर चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस टाइमिंग में यहां पर बीजेपी इस बिल को अब लागू करने की बात करी, जो लागू भी हो जाएगा चुनाव से पहले, इसका कितना असर होगा और बीजेपी का जो आंकड़ा है 400 एनडीए का आंकड़ा, 400 370 खुद का बीजेपी का, इस आंकड़े में ये कितना सीट बढ़ाने की कोशिश करता और कितनी सीट बढ़ती है, वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।